हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज से हम NBCC बोर्ड के लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाले हैं एंड जो MP सब इंजीनियरिंग के लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे वो भी डिस्कस करने वाले हैं। ये सीरीज जो है आपको ऐसे ही कंटिन्यू मिलती रहेगी, क्योंकि जो हमने MP सब इंजीनियरिंग JEE के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो कर लिए थे। कई स्टूडेंट ऐसे थे जो कि कमेंट कर रहे थे कि सर NBC JEE के लिए भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आइए, HP JEE के लिए भी लेके आइए। तो ये सभी का कॉम्बो रहेगा, सभी के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। कई स्टूडेंट ऐसे जो कि PDF मांगते रहते हैं कि सर PDF प्रोवाइड कर दो, तो भाई PDF आपको जो है आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF के रूप में पोस्ट मिल जाएगी, आप उनको पढ़कर जो है देख सकते हैं। PDF तो आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते हम, क्योंकि PDF के लिए बहुत ही लेंथी प्रोसेस होती है। वहाँ पर आपको हमें उतना टाइम तो नहीं होता है। सबसे पहले आपको PDF बनानी पड़ती है आपको, फिर उसके बाद ही हम वीडियो बनाते हैं, फिर अपलोड करनी पड़ती है, बहुत ही टाइम लग जाता है। तो PDF के लिए तो उतना टाइम नहीं है। सो देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्लाईवुड यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। प्लाईवुड जो होती है जिसको आप कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं, उसकी यहाँ पर 4 स्टेटमेंट प्रोवाइडेड हैं। कौन सी सही है वो हमें बतानी है। 4 स्टेटमेंट देख लीजिए कौन सी सही है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको पता है कि प्लाईवुड जो होती है बहुत सारी जो वीनियर होते हैं उनको जोड़कर बनाई जाती है। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा इट हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट रेजिस्टेंस टू ब्लो देन ऑर्डिनरी वुड। जो ऑर्डिनरी वुड होती है उसके मुकाबले इसके पास ग्रेट इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होता है। ये आंसर बिल्कुल सही है। और भी मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको और पॉइंट नहीं बताऊंगा। जो प्लाईवुड होता है इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ये सेम होती है सभी डायरेक्शन में। चाहे इसकी कोई भी डायरेक्शन आप देख सकते हैं, सभी डायरेक्शन में इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो सेम रहती है। लेकिन अगर आप ऑर्डिनरी वुड की बात करेंगे, ऑर्डिनरी वुड की अगर आप बात करेंगे तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ऑर्डिनरी वुड की वो सिर्फ टेंजाइल में ही अच्छी होती है। ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। प्लाईवुड की अगर आप मैं आपको और पॉइंट बताऊं तो प्लाईवुड जो होता है इसकी जो थिकनेस होती है वो 3 से 6 mm होती है। ये पॉइंट आप लिख लीजिए, 3 से 6 mm इसकी क्या होती है, मोटाई होती है, थिकनेस होती है। अगर आप इसकी चौड़ाई की बात करेंगे प्लाईवुड की तो वो 90 से लेकर 120 कितनी होती है, 90 से 120 कितनी होती है, सेंटीमीटर होती है भाई। 90 से लेकर 120 सेंटीमीटर होती है। ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक लेंथ का पॉइंट भी बन जाता है कि भाई प्लाईवुड की लेंथ कितनी हो सकती है। तो इसकी लेंथ की अगर आप बात करेंगे तो इसकी जो लेंथ होती है वो 210 सेंटीमीटर होती है। ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए, 210 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कीजिए कि भाई 210 सेंटीमीटर इसकी अगर लेंथ है तो ये इंच फीट में कितनी बनेगी, क्योंकि फीट से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। मीटर में तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि भाई बटे 100 कर देंगे तो 2.10, ये मीटर में आपकी वैल्यू आ गई। फीट में कितनी आएगी कमेंट कीजिए कि भाई फीट में इतनी वैल्यू आती है प्लाईवुड की। सो कई स्टूडेंट ऐसे थे जो कि बोल रहे थे कि सर डिटेल में आंसर प्रोवाइड कीजिए। बोल रहे थे कि सर 4 ऑप्शन का प्रोवाइड कीजिए। भाई 4 ऑप्शन का आपको क्या लेना देना है। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में अगर आपको पूरी जानकारी होगी तब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के थोड़ी बहुत एबिलिटी रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं कि भाई नेक्स्ट ये पॉइंट बताने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर ही आपके कितने सारे क्वेश्चन जो है वो कवर हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कॉमन है लेकिन आपको और भी बहुत सारी जानकारी जो है वो देखने को मिलती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज डिस्टेम्पर। डिस्टेम्पर क्या होता है। डिस्टेम्पर सभी को पता है, कॉमन चीज़ है कि भाई ये पेंट है। डिस्टेम्पर जो होता है एक पानी का पेंट होता है। डिस्टेम्पर में आप पानी मिलाएंगे तब ये जाकर पेंट बनता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि एग्जाम में इसको लेकर जो है क्वेश्चन बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले पेंट जो होता है ये आप अंदर की साइड करना पड़ता है, अंदर जो होती है वहाँ पर करना पड़ता है। क्योंकि जब भी ये धूप या फिर जो बारिश होती है या फिर जो सीलन होती है इसके संपर्क में आएगा, धूप बारिश हो गई सीलन जो होती है इसके संपर्क में आएगा तो ये
ईजिली जो होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। एक पॉइंट ये हो गया। और अंदर की तरफ करना पड़ता है, ये मैंने आपको बता दिया कि भाई क्यों अंदर की तरफ करना पड़ता है। तो जब जहाँ पर आपका जो नया कार्य होता है, जैसे कि आपने कोई नई बिल्डिंग बना दी, तो वहाँ पर आपको ये 2 कोट करने पड़ते हैं डिस्टेंपर के। लेकिन इन केस अगर आपकी जो बिल्डिंग है वो पुरानी है, तो वहाँ पर सिर्फ आप सिंगल ही कोट कर सकते हैं। ये भी आईएस कोड ने ही बताया कि भाई आपको ये करना पड़ता है डिस्टेंपर का। मैं अपनी ओर से नहीं बता रहा हूँ कि भाई ये आपको ऐसा करना चाहिए, ये आईएस कोड के द्वारा ही रेकमेंडेड वैल्यू है। तो जो पेंट होता है, डिस्टेंपर होता है, ये बना हुआ होता है पाउडर, चॉक्स, पिगमेंट एंड वाटर का, इसमें ये होता है। सो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे कितने सारे पॉइंट्स हैं वो कवर हो चुके हैं। तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम आपके लिए छोटी छोटी शॉर्ट्स भी, वीडियो भी बना रहे हैं, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। वैसे आपको उसकी नोटिफिकेशन तो मिल ही जाती होगी, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो भी। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि गैल्वेनिशिंग इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग आयरन विद ए थिन कोट ऑफ। बोल रहा है कि गैल्वेनिशिंग एक प्रोसेस है जिससे आप कवर कर रहे हैं कि इसको आयरन को विद ए थिन कोट ऑफ। तो आयरन के ऊपर जो लोहा होता है उसके ऊपर एक थिन कोट जो होती है उसको चढ़ा देते हैं, वो होती है जिंक की। ये कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है कि भाई लोहे के ऊपर लगाते हैं जिंक की एक प्रोसेस। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइनेस आर। सो आपको पता है कि भाई सीमेंट किससे बना हुआ होता है। 65% इसमें क्या होता है, लाइम होता है, एंड 35% जो होता है वो क्ले होती है। कॉमन क्वेश्चन है ये, तो कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड उसकी जो सीमेंट की जो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी फाइनेस के। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। सीमेंट से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए कि भाई क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन। गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन की यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होती है। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टी ऑफ गुड क्वालिटी स्टोन। गुड क्वालिटी स्टोन जो होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे हमें ये बताना है। तो जो अच्छा बिल्डिंग का पत्थर होता है उसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है वो 1000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई। एंड उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 2.6 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ सॉइल जो होता है वो उसके लिए 2.6 ही होती है। अगर हम स्टोन की बात करेंगे तो ये वेल सीजनल होना चाहिए, अच्छी तरह से इसकी सीजनिंग हुई हुई होनी चाहिए आपको जब भी इसको यूज करना होता है उससे पहले। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। और भी पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। तो इसमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो 5% से अधिक नहीं होना चाहिए, तो वो ही आपका अच्छा पत्थर होता है। अगर वो 10% तक पानी एब्जॉर्ब करेगा तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। ये पॉइंट भी आप याद कर लीजिए, ये भी याद कर लीजिए। उसके बाद हमारा जो गुड बिल्डिंग स्टोन होता है वो बैड कंडक्टर होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का। बिजली का भी भाई बैड कंडक्टर होना चाहिए, नहीं तो वो बिजली के संपर्क में आएगा तो आपको अगर शॉर्ट सर्किट होता है आपकी बिल्डिंग में तो आपको करंट लगने की, आपकी मौत होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये बैड कंडक्टर होना चाहिए। तो जो सबसे अच्छा बैड कंडक्टर होता है, एक तो स्लेट होता है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, एक हमारा मार्बल होता है। दोनों पॉइंट आप याद रखिए, स्लेट एंड मार्बल इज द बैड कंडक्टर ऑफ स्टोन इलेक्ट्रिसिटी। सॉरी, स्टोन तो होता है, ये दोनों स्टोन ही है, लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे पॉइंट आप याद रखिए, डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। कॉमन क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। अगले देखिए, केमिकली मार्बल इज नाउन एज। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। सो केमिकली मार्बल जो होता है वो क्या होता है, वो कैलकेरियस रॉक्स की कैटेगरी में आता है। केमिकली कैलकेरियस मार्बल कैलकेरियस रॉक्स होता है। तो कैलकेरियस जो होता है इसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है।
ये पॉइंट भी आप याद रखिए। उसके बाद कैलकेरियस रॉक्स की अगर आप बात करेंगे तो इसमें मार्बल एक एग्जाम्पल होता है, दूसरा जो होता है वो लाइमस्टोन होता है, थर्ड वन जो होता है वो डोलोमाइट होता है। ये पॉइंट भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई रॉक्स जो होती है इसके तो इससे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन में पे देखते हैं कि डैश इज द इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस विच डील्स विद जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से कौन सा आईएस कोड जो होता है वो रिलेट करता है? तो वो आईएस कोड होता है इंडियन स्टैंडर्ड, ये वाला इंडियन स्टैंडर्ड 800 2007 जो होता है। ये हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वहां पर भी डिस्कस किया था। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए वेल्ड। इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए वेल्ड इज टेकन एज द एक्चुअल लेंथ। इफेक्टिव लेंथ जो होती है वेल्ड की वो कितनी होती है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इज टेकन एज एक्चुअल लेंथ जो होती है उसमें आप माइनस करेंगे 2 इंटू जो साइज होता है वेल्ड का उसको, -2 इंटू साइज ऑफ वेल्ड, तो -2 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब ये भी कॉमन क्वेश्चन है कि मैक्सिमम स्लिडन रेशियो जो होता है टेंशन मेंबर के लिए एज पर कोड शुड नॉट एक्सीड, तो वो 400 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। कॉमन क्वेश्चन है लेकिन ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखिए, एज पर हमारे आईएस कोड व्हाट इज द रेकमेंडेड लेंथ ऑफ कॉलम फिक्स एट वन एंड एंड हिंज्ड एट अदर एंड। एक एंड पे वो फिक्स है, दूसरे एंड पर वो हिंज्ड है, तो उसके लिए क्या आंसर रहेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो इसके इसमें हमारा आंसर ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शेप फैक्टर फॉर सर्कुलर सेक्शन इज इक्वल टू। यहाँ पर सर्कुलर पूछा गया है, एक सॉलिड सर्कुलर के नाम से भी इसको जाना जाता है, सर्कुलर सिंपली या फिर सॉलिड सर्कुलर, दोनों के लिए आंसर जो रहता है वो 1.7 ही रहता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। एक के लिए होता है 1.50। 1.50 जो होता है ये किसके लिए होता है? रेक्ट एंगुलर सेक्शन के लिए। रेक्ट एंगुलर सेक्शन जो होता है उसके लिए 1.50 शेप फैक्टर होता है। तो हाँ, ये हमारा हमारा इस क्वेश्चन में आंसर डी आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज रिकमेंडेड फॉर रूफिंग के लिए। रूफिंग के लिए आप किस मटेरियल को रेकमेंड करते हैं कि भाई आपको रूफ के लिए उस मटेरियल को यूज करना चाहिए? सो नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज रिकमेंडेड फॉर रूफिंग के लिए। रूफिंग के लिए भाई कौन सी जो शीट होती है वो रेकमेंड की जाती है? तो वो होती है एस्बेस्टस, एस्बेस्टस सीमेंट शीट। यहाँ पे सिंपली एस्बेस्टस ही दिया गया है, एस्बेस्टस सीमेंट शीट, क्योंकि ये जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रूफ होती है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेन एंड जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो भी इसमें कम ही होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि स्लैब जो होता है उसमें उतना वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, सीलिंग के भी चांसेस जो होते हैं वो नहीं होते हैं। एंड अगर आप एस्बेस्टस सीमेंट की बात करेंगे शीट जो होती है, तो ये हमारे आईएस कोड जो होता है वो 459 1970, इस आईएस कोड में आपको एस्बेस्टस सीमेंट शीट जो होती है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसकी यहाँ पर हम जो चौड़ाई होती है उसकी बात करेंगे तो वो 1.05 इसकी चौड़ाई होती है। एंड अगर इसकी लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ जो होती है वो 1.05 से लेकर 3 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। अगर हम इसकी मोटाई की बात करेंगे कि भाई कितनी मोटी होती है, क्योंकि मोटी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो 6 से लेकर 7 mm इसकी मोटाई होती है। सारे पॉइंट आप याद कर लीजिए भाई, जितने भी कॉमन पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं सारे ही इंपॉर्टेंट है। सो अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बेस्ट सूटेड फॉर। तो वो कौन सा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है जो बेस्ट सूटेबल होता है? तो वो होता है रिजिड फ्रेम जो होती है, ये बेस्ट सूटेबल होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इन नॉर्थन हेमिस्फीयर
द एडवांटेज ऑफ नॉर्थ लाइट रूफ इज। सो एडवांटेज जो है वो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। परमिट डिफ्यूज्ड डे लाइट इनटू द बिल्डिंग एंड हेल्प अवॉइड ग्लेयर ऑफ डायरेक्ट सनलाइट। ये एडवांटेज है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पेमेंट इज क्लासिफाइड एज फ्लेक्सिबल और रिजिड बेस्ड ऑन इट्स। जो पेमेंट होता है उसको आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि भाई वो किस तरह का पेमेंट है, तो वो होता है बेस कोर्स जो होता है, इसके आधार पर ही आप क्लासिफाइड कर सकते हैं कि ये भाई हमारा रिजिड पेमेंट है या फ्लेक्सिबल पेमेंट का है। ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट ऑफ वे इज द समेशन ऑफ द विड्थ ऑफ। भाई राइट ऑफ वे जो होता है बोल रहा है कि भाई वो कॉम्बिनेशन होता है विड्थ ऑफ द, किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो होता है कैरिज वे जो होता है, शोल्डर जो होता है, रोड मार्जिन जो होता है, इन सभी का जो कॉम्बिनेशन होता है, समीशन जो होता है, उसको आप राइट ऑफ वे के नाम से जानते हैं। कॉमन क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द पर्टिकुलर प्लेस वेयर पेडेस्ट्रियल आर टू बी क्रॉस द पेमेंट which are properly marked by the payment marking is known as। उसको हम कहते हैं मार्कर क्रॉस वॉक लाइन्स, मार्कर क्रॉस वॉक लाइन के नाम से जानते हैं, जहाँ पर जो पैदल यात्री होते हैं उसको क्रॉस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे इस IS कोड के अकॉर्डिंग द क्रशिंग वैल्यू जो होती है एग्रीगेट टू यूज्ड सीमेंट कंक्रीट पेमेंट शुड नॉट एक्सीड। आपको पता है कि भाई 383 जो होता है वो एग्रीगेट से रिलेट करता है, एंड यहाँ पर 1970 भी आप लगा सकते हैं। कई बार आपको हो सकता है कि ये पूरी वैल्यू पूछ ले, तो ये आपको पता होना जरूरी है। तो क्या होती है वैल्यू? तो क्रशिंग वैल्यू जो होती है वो 45 होती है, 45%। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। और वेयरिंग कोस्ट कोड के लिए जो 30 होती है, वेयरिंग कोस्ट जो होता है उसके लिए 30 होती है। ये कॉमन क्वेश्चन है, ये तो सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ बिटुमेन इज द मोस्ट सुटेबल फॉर ए 7-day मैक्सिमम एवरेज एयर टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस के लिए। वही ये 3 ग्रेड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VG10, V20 एंड V30। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर टेम्परेचर के लिए 15 डिग्री के लिए तो VG10 आंसर हो जाएगा। जो V20 होता है, VG20 जो होता है, अगर आपका जो इलाका है, एरिया है, वो बहुत ही ठंडा है, तो VG20 जो होता है इसको आप यूज़ करेंगे, कोल्ड वेदर के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और VG30 की बात आती है तो VG30 जो होता है यहाँ पर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम वेट जो होता है उसको यूज़ कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमारी जो गाड़ियाँ चलेगी वो बहुत ही हैवी वेट की गाड़ियाँ जो है वो चलेंगी VG30 ग्रेड में। सो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption इन तर्जांगीज वन डिमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी। कौन सी assumption नहीं है? तो डार्सीज लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। सॉइल इज लेटरली कन्फाइंड होती है, भाई हेट्रोजीनियस नहीं होता है, बिल्कुल गलत बात है, तो ये assumption नहीं है। सॉइल इज फुली सैचुरेटेड, ये बिल्कुल सही बात है। ये सारे पॉइंट आप याद कर लीजिए क्योंकि पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम अलोएबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग फॉर ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल्स इज। क्या होता है भाई? फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है स्लाइडिंग के लिए वो कितना होता है? सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है स्लाइडिंग के लिए 1.4 होता है, तो यहाँ पे नियर बाय ऑप्शन है, सी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर शैलो फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन का एग्जांपल इन चारों में से कौन सा है? शैलो फाउंडेशन का एग्जांपल कौन सा है? सो शैलो फाउंडेशन का एग्जांपल राफ्ट फाउंडेशन होता है, बी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ सॉइल एज कंस्ट्रक्शन
मटेरियल यूजली बाय यूज ऑफ एडमिक्सचर इज नाउन एज, उसको उस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं। भाई एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं या फिर इम्प्रूव करते हैं परफॉर्मेंस जो होती है सॉइल की एज ए कंस्ट्रक्शनल मटेरियल के नाम से। तो बाय यूजली यूज ऑफ एडमिक्सचर, उस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? तो उसको हम स्टेबलाइजेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। सॉइल की भाई स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं हम। स्टेबलाइजेशन में बहुत सारे जो होते हैं, बहुत प्रकार की होती है स्टेबलाइजेशन, जैसे कि लाइम स्टेबलाइजेशन हो गई, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। भाई स्टेबलाइजेशन जो होती है इसमें आप सॉइल की जो कैपेसिटी होती है, वेयरिंग कैपेसिटी, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द अनडिस्टर्ब्ड सैंपल आर ऑब्टेन बाय। अनडिस्टर्ब्ड सैंपल जो होता है उसको आप थिन वॉल सैंपल से ऑब्टेन कर सकते हैं। कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, लेकिन इससे रिलेटेड का क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एच पाइल इज ए टाइप ऑफ वन विच ऑफ द फॉलोइंग पाइल्स। भाई एच पाइल जो होती है बोल रहा है कि इज ए टाइप ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पाइल्स, किसकी होती है। तो एच टाइप की जो फाइल होती है ये एच ही शेप की होती है, आकार की होती है, एंड ये पार्ट होती है स्टील पाइप की, सॉरी स्टील पाइल की। स्टील पाइप पाइल जो होती है उसमें एक एच पाइल आती है, एक पाइप पाइल आती है, एक डिस्क पाइल आती है, तो ये एक स्क्रू पाइल भी आती है। ये चार पाइल जो होती है वो स्टील पाइप के अंदर आती है, स्टील पाइल के अंदर आती है। तो स्टील पाइल के चार पार्ट हैं, एक एच पाइल है, तो यहाँ पे सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। भाई देखिए टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको टाइप्स जो होते हैं उनके बारे में भी पता होना जरूरी है। नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फॉर कोहेसिव सॉइल इज इक्वल टू। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है कोहेसिव सॉइल के लिए वो कितना होता है। अब कोहेसिव के बारे में आपको पता होना चाहिए, कोहेसिव क्या होता है। कोहेसिव ये होता है कि भाई एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे जो सॉइल होती है उसके पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, उसको आप कोहेसिव बोलते हैं। अगर इसमें नहीं जुड़े रहेंगे तो उसको आप कोहेजन लेस बोलते हैं। जैसे कोहेजन लेस का एग्जाम्पल हो गया सैंड। बाकी कोहेसिव के एग्जाम्पल जो होते हैं वो क्ले होता है, एंड सिल्ट भी इसका एग्जाम्पल होता है। तो ये कोहेसिव एंड ये कोहेजन लेस। तो जो कोहेसिव सॉइल होती है उसमें एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है वो 0 होता है, 0 डिग्री का होता है भाई। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अब अगला देखिए, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सही स्टेटमेंट हमें चूज करनी है कि भाई इन चारों में से कौन सी सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे सही जो है वो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एन अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट इज स्पेशल केस ऑफ ट्रायंगल कंप्रेशन टेस्ट। ए बिल्कुल सही है, बाकी सारे गलत हैं। अगला देखिए, लोकस ऑफ द रिएक्शन ऑफ टू हिंज सेमी सर्कुलर आर्क इज। सो वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की होती है। ए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, A beam is supported over 3 rolled layer in same plane. The beam is stable. क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? सो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन, फॉर लोडिंग विद नो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ बीम। इन द डायरेक्शन ऑफ जो होता है यहाँ पर कोई भी लोडिंग नहीं आपको देखने को मिलती है। बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो मेरे फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।